हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और आपका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा। तो इस वीडियो में हम सॉल्यूशन देखेंगे सीटेट पेपर 1 के सीडीपी पोर्शन का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पेपर 1 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। यानी अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त धारणा कौन सी है। असफलता अनियंत्रित है या फिर योग्यता सुधारी है, योग्यता अटल है या प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका सही आंसर था कि योग्यता जो है वो सुधारी है। यानी योग्यता को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जो एबिलिटी है वो उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। यानी कौन सी परिपाटी है, यानी कौन सी वो चीज़ है जो स्टूडेंट में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगी। फर्स्ट था अन्वेषण और संवाद, सेकेंड था प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतियोगिताएं या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, फोर्थ ऑप्शन था बारंबार परीक्षाएं। तो इसका जो सबसे अच्छा ऑप्शन था वो था इंक्वायरी एंड डायलॉग, यानी अन्वेषण और संवाद। बाकी ऑप्शन जो थे वो निगेटिव थे। इनके द्वारा विद्यार्थी की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अन्वेषण और संवाद के द्वारा स्टूडेंट के संकल्पनात्मक समझ यानी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में वृद्धि की जा सकती है। थर्ड क्वेश्चन था कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, यानी बच्चे सीखने में कठिनाई कब महसूस करते हैं, जब वे विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाता है तो समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। नेक्स्ट था कि सूचना अलग अलग टुकड़ों में व्यवस्थित की जाती है। तो इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही था, क्योंकि जब सूचना को हम अलग अलग टुकड़ों में यानी डिस्कनेक्ट चंक्स के रूप में प्रस्तुत करते हैं बच्चों के सामने तो उन्हें समझने में कठिनाई होती है। जब हम उसे इंटर रिलेट करते हुए सूचनाओं को नॉलेज को स्टूडेंट के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसे समझने में उससे आसानी होती है। लेकिन जब हम सूचनाओं को बिल्कुल डिस्कनेक्ट रूप में बच्चे के सामने उपस्थित करते हैं तो उसे समझने में कठिनाई होती है। फोर्थ क्वेश्चन था कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, यानी किस अवस्था में अधिगम सर्वोत्तम रूप में होगा। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं हो, यानी मॉडरेट अराउजल हो और नो फियर हो। जब संतुलित उत्तेजना होगी और कोई भय नहीं होगा तो अधिगम जो है वो सर्वोत्तम रूप में होगा। पांचवा क्वेश्चन था अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तक पर निर्भर रहते हैं या फिर बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, या फिर बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, या फिर बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर फोर्थ, संरचनात्मक विचार में बच्चे ज्ञान की संरचना में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही ऑप्शन आंसर था। सिक्स क्वेश्चन था कि एक कार्य के दौरान शायना स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है, यानी कि वह उस कार्य में किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वैगोस्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचार के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या कहलाता है। यानी जो ये प्राइवेट स्पीच है, जो साइना नाम की जो बच्ची है वो अपने आप से कर रही है कि वो इस काम को कैसे अच्छे से कर सकती है, इस काम में कैसे प्रगति कर सकती है। तो ये जो व्यक्तिगत वाक्य वो क्या दर्शाता है, मनोवैज्ञानिक विकार, संज्ञानात्मक परिपक्वता या फिर स्वनियमन या आत्मकेंद्रिता। तो ये जो प्राइवेट स्पीच है वो सेल्फ रेगुलेशन को दिखाता है, यानी आत्मनिर्देशन को, कि इसके माध्यम से बच्चा स्वयं को निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, यानी मूल्यांकन की जो पद्धतियां हैं उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, या फिर विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो होता है विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस आधार पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 1,
ऑप्शन नंबर 1 आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, यानी इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। यानी ये जो क्वेश्चन था वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से रिलेटेड था। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 2 कि यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, यानी रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रोग्रेसिव एजुकेशन से लेके, तो एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को उसके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए या फिर अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, यानी जो कैरिकुलम हो बिल्कुल फिक्स हो। नेक्स्ट विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा का पर बल देना चाहिए या फिर ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देना चाहिए। तो एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के प्रचुर मौके दिए जाते हैं। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेओ वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है, यानी अध्यापिका के द्वारा जो ये सहायता दी जा रही है, संकेत और इशारे प्रदान किया जा रहा है, वो किसका उदाहरण है। तो ये अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेंगे। इनकी अध्यापिका का जो ये व्यवहार है वो इसके फोल्डिंग का कार्य करेगा। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 3 एक्ट एज इसका फोल्डिंग फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कथन सही है, यानी समाजीकरण के संबंध में जो 4 कथन दिए गए ये कौन से सही हैं। प्रथम था कि परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण की द्वितीयक कारक है, तो परिवार प्राथमिक कारक है, इसलिए कथन गलत है। विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही है कि जो विद्यालय है वो सोशलाइजेशन का सेकेंडरी एजेंट है और फैमिली प्राइमरी एजेंट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा नापी जा सकती है, फिर एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, या बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर 4 बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, यानी देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंसेस, यानी जो इंटेलिजेंस है उसके विभिन्न यानी सेवरल फॉर्म्स हैं, वो एक नहीं है, बहुआयामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट से लेकर, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, यानी किसी कार्य को हम इसलिए करें क्योंकि दूसरे उसे अच्छा मानते हैं, तो नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है, यानी ये कथन नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है, जब हम किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे उसे अच्छा मानते हैं। तो ये इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 3 प्रथागत, यानी कन्वेंशनल। ये कन्वेंशनल स्टेज को दर्शाता है, जब बच्चे की जो नैतिकता होती है वो दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड करती है, यानी अगर उसे समाज अच्छा मानता है तो वो भी उसे अच्छा मानता है और वैसे ही कार्य करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी विकास से रिलेटेड जो 4 कथन दिए गए उनमें से कौन सा सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही है, विकास बहुआयामी होता है, यानी विकास जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, केवल ये यूनिडायमेंशनल नहीं होता बल्कि ये मल्टी डायमेंशनल होता है, ये विभिन्न दिशाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था लेओ वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है, यानी किसके महत्व पर जोर देता है। तो इसका सही आंसर था सांस्कृतिक उपकरण, यानी
वाइगोत्स्की की जो सिद्धांत है उसका नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत सांस्कृतिक उपकरणों पर अत्यधिक महत्व देते हैं, यानी जो कल्चरल टूल्स हैं उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित था। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्कीमा या फिर मनोबंध। यानी जीन पियाजे जो संज्ञानात्मक संरचना होती है उन्हें स्कीमा का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है। यानी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो कि संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था होती है संवेदी प्रेरक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। सेकेंड होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फोर्थ होती है एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें पूछा गया है कि जो सेकेंड स्टेज होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था उसकी विशेषता क्या है। तो उसकी विशेषता है विचार या सोच में केंद्रीकरण, यानी सेंट्रेशन जो होता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। यानी जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 था उसमें जो है डिसेबल बच्चे के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त यानी कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है यानी स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास किस क्रम में होता है। तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सेकेंड, संवेदिक, मूर्त, अमूर्त यानी सेंसरी, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अध्यापक अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए यानी जो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया है उसके लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उसमें एक रिसोर्स का काम करते हैं। इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसके माध्यम से जब शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होगा तो वो प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना भी बना सकता है और बच्चे के आवश्यकता के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा से एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए, यानी एक समावेशी शिक्षा में किस पर जोर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, यानी हर बच्चे को अपने विकास के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, यानी समस्या समाधान करने की प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटीज़ है उसे हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं या फिर उसे हम कैसे और डेवलप कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर फोर्थ, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, यानी जो इनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालॉजीज़, जो एनालॉजीज़ हैं उनके प्रयोग के द्वारा हम समस्या समाधान क्षमता को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, यानी जो बच्चे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं उनकी समस्याओं को जानने के लिए, उनकी समस्याओं को संबोधित करने के लिए या उन्हें दूर करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, यानी जो रिजिड स्ट्रक्चर है पेडागोजीज और असेसमेंट का उसे शिक्षक द्वारा प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, यानी जो सृजनात्मकता है उसकी पहचान का मुख्य लक्षण क्या है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 3 अपसारी चिंतन, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो सृजनात्मकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, यानी एक अध्यापक के द्वारा क्या किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 3 विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, यानी ड्रा एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स, यानी विभिन्न प्रकार के उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि उनका संबंध भी विभिन्न पृष्ठभूमियों से है, इसलिए एग्जाम्पल भी डाइवर्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि एक अध्यापिका जो है वो जो अध्यापिका द्वारा जो कार्य दिया गया छात्रों को उसमें जो त्रुटियां होती हैं उनका विश्लेषण अध्यापिका द्वारा किया जाना चाहिए। क्यों, यानी ये इन त्रुटियों का विश्लेषण क्यों किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 3 कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, यानी त्रुटियों की समझ के माध्यम से अध्यापिका को ये पता चलेगा कि बच्चे त्रुटियां, क्योंकि जो त्रुटियां होती हैं वो बच्चों के समझने के या उनके सीखने के स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं। उस त्रुटियों के माध्यम बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों के विश्लेषण के माध्यम से अध्यापिका अपने शिक्षण विधियों में परिवर्तन कर सकती है, इसलिए उसे त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 3 प्रवीणतामुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, यानी फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, यानी बच्चे को मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स पे फोकस करने के माध्यम से उसे सीखने की अभिप्रेरणा प्रदान की जा सकती है, उसे कंटिन्यू रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शर्मिंदगी यानी सेम किसको डिनोट करती है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 3 शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी जो सेम है वो कॉग्निशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, यानी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी प्रक्रिया है। अनुकरण यानी नकल या दोहराना, या फिर विषय वस्तु को यंत्रवत याद दिला देना, संकल्पना के बीच संबंध खोजना, या फिर बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 संकल्पना के बीच संबंध खोजने, यानी एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, यानी संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना अधिगम के लिए प्रभावशाली है। तो ये रहा आपके सीटेड पेपर 1 का सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।